पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर में एक आर्मी जेसीओ पब्लिक वार्स धरने पे बैठा हुआ। कुछ सालों के अंतराल के बाद एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर का इलाका पूर्व सैनिकों के नारों से गूंज रहा है। वन रैंक वन पेंशन दी सरकार ने, मगर इस बार इस आंदोलन से पूर्व सैनिक अधिकारी नदारद है। इस बार ये मोर्चा सिपाही से लेकर जूनियर कमांडिंग अफसर की रैंक वाले पूर्व सैनिकों ने खोल रखा है। वन रैंक वन पेंशन का, उसकी रिवीजन का। आपको ज्ञात होगा वन रैंक वन पेंशन कई दशकों तक पूर्व सैनिक मांगते रहे, लेकिन कभी किसी सरकार ने उस तरह से उस पर गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का निर्णय लिया गया। अभी क्यों ये धरना? वो आरोपी क्या है? किस मुद्दे पे लेके ये धरने पे हो रहा है? जब मोदी सरकार क्षमता में आया था तो उसी टाइम वो आरोपी दे दिया था, तो अभी क्यों ये धरने पे बैठा हुआ है? चलो आज हम डिटेल में जानते हैं क्या है ये वो आरोपी और क्यों ये धरने पे बैठा हुआ है। वो आरोपी 2 के 2 मुद्दों में सबसे ज्यादा असंगति दिखाई दे रहा है। उसका पहला है एमएसपी और दूसरा है डिसेबिलिटी पेंशन। एमएसपी का भुगतान सैन्यकर्मियों को ड्यूटी के दौरान उसके सामने आने वाली कठिनाइयों के लिए दिया जाता है और इसे छठे आयोग में पेश किया गया था और 7वें आयोग में जूनियर कमांडिंग ऑफिसर मतलब जेसीओ और वार्स के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब 5200 और लेफ्टिनेंट से लेकर ब्रिगेडियर पद तक के लिए 15500 था। किस लिए दिया जाता है? कठिन परिस्थिति में काम करने के लिए दिया जाता है और इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति में काम वार्स ही करते हैं। इनको मल्टीटास्क काम करने की काबिलियत है। एक ही वार्स को आप ऑफिस ड्यूटी, हार्ड वर्क, ड्राइविंग, गनरी कहीं भी यूज कर सकते हो। इस हिसाब से तो एमएसपी सबसे ज्यादा वार्स का होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। सबसे कम करने वाला यानी ऑफिसर का एमएसपी सबसे ज्यादा। अगर एमएसपी हार्ड वर्क और रिस्की काम करने के लिए दिया जाता है तो ऑफिसर का एमएसपी सबसे ज़्यादा कैसे हुआ? इवन जो एमएनएस जिनको आपने एमएच में देखा होगा, जिनका काम सिर्फ ज़्यादातर टाइम एमएच के अंदर ही रहते हैं, एमएच के बाहर कहीं हथियार लेके मिलिटेंट से लड़ते हुए कभी तो वो मैंने नहीं देखा। उनका भी एमएसपी 10,500 है। अगर ये रैंक के हिसाब से दिया जाता है तो ब्रिगेडियर से ऊपर एमएसपी क्यों नहीं है? सबसे ज़्यादा काम करने वाले मतलब जवान जेसीओ, वार्स जेसीओ जो बोल रहे हैं, उनका पे सबसे कम कैसे हो गया? उनका सिर्फ एक ही रीज़न निकल के आ रहा है और वो ये है, आर्मर्ड फोर्स वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है। वहाँ पर रक्षा मंत्री इज़ द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस। कौन? सुप्रीम कमांडर। यानी वहाँ पे कोई जेसीओ, एनसीओ मिनिस्ट्री और डिफेंस में जाने की ऑथराइज नहीं रखता है। बस सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बाकी आप खुद समझदार है। जेसीओ वार्स के वेलफेयर को कहीं ना कहीं अनदेखी मतलब अनसीन किया गया है। जेसीओ वार्स ने सेना में जो बलिदान दिया है उनको पैसे से जजमेंट करके कहीं ना कहीं उसको डिसरेस्पेक्ट किया गया है। अभी हम ये कुछ ही मिनट की वीडियो में जानेंगे जेसीओ वार्स का इंडियन आर्मी में रोल क्या है और इंडियन आर्मी में उनका पार्टिसिपेशन क्या है, जो ये लोग इक्वल एमएसपी का डिमांड कर रहे हैं। रोल अगर इंडियन आर्मी में जेसीओ वार्स का एक शब्द में मतलब वन वर्ड में कहा जाए तो दे आर बैकबोन ऑफ इंडियन आर्मी। जेसीओ वार्स के बगैर भी इंडियन आर्मी का कोई इमेजिनेशन मतलब कोई अस्तित्व नहीं होता है। चाहे वो कोई सा भी लड़ाई हो, चाहे वो 1971 की लड़ाई हो या 99 की कारगिल लड़ाई हो या 26/11 मुंबई ताज अटैक हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात क्यों ना हो, हर जगह इनके अहम से अहम भूमिका रहा है। इनके अलावा कोई भी ऑपरेशन लॉन्च नहीं हो सकता है इंडियन आर्मी में। तो फिर इनके प्रति इतना भेदभाव क्यों है? ये जानने के लिए हमें प्रेजेंट टाइम से थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आज जैसा माहौल 1857 मतलब 1857 में भी हुआ था, जिसे हम सिपाही म्यूनिटी यानी सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। सिपाही विद्रोह का कई कारणों में से एक कारण ये भी था, द इंडियन सोल्जर इन ईस्ट इंडिया कंपनी दे आर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। मतलब
ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सोल्जर थे वो उनके पे और अलाउंस लेके बहुत ही दुखी था। देश आज़ाद हुआ 75 साल से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन आर्मी में रूल अभी भी कुछ कुछ ब्रिटिश पीरियड का ही चल रहा है। क्या बताया यार, अभी तो उनका पीछा छोड़ दो, कम से कम 75 साल हो गया देश आज़ाद हुए। पूरे देश में जब भी कोई आफत मुसीबत आता है तब यही आर्मर्ड फोर्सेस आता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसीलिए आर्मर्ड फोर्स को प्रॉब्लम सॉल्वर भी कहा जाता है। और आज यही आर्मर्ड फोर्स के सोल्जर को जाना पड़ रहा है कोर्ट में अपने ही अधिकारी के खिलाफ। ये आर्मर्ड फोर्स के लिए कोई खुशी की या गौरव की बात नहीं है। यहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है और उसका समाधान क्या है वो बताना मेरा काम नहीं है, वो सेना के टॉप कमांडर, टॉप पॉलिटिशियन और देशवासी को समझना होगा। अंत में जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आर्मर्ड फोर्स क्या सिर्फ हथियार और इक्विपमेंट से लड़ाई लड़ता है? तो उसका सही आंसर होगा नहीं, नो। मैं अपनी सोल्जर लाइफ की एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हथियार इक्विपमेंट के साथ साथ और भी एक चीज़ रहता है इंडियन आर्मी के पास, और उसे कहीं से भी खरीद के नहीं ला जा सकता। वो तो एक वर्ड में बोले तो अनमोल है। और देश के सेना के पास भी वो चीज़ है, बट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल पर इंडियन आर्मी के पास है। वो है वेरी वेरी हाई मॉरल एंड मोटिवेशन। इंडियन आर्मी के मॉरल का पता इस बात से पता लगा जा सकता है, अगर खुद को साबित करने से पहले मुझे मौत आ गई, कसम से मैं मौत को मार डालूंगा। इसके दम पर इंडियन आर्मी ने अपने से ज़्यादा ताकतवर और वेल इक्विप्ड दुश्मन से जीत हासिल कर चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे लोंगेवाला की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई और भी बहुत सारे लड़ाई है। आज उनकी बलिदान और उनकी देश के प्रति, सेना के प्रति ईमानदारी को एमएसपी से तोल कर उनके मॉरल और मोटिवेशन के ऊपर कहीं वार तो नहीं किया जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में कुछ ना कुछ फैसला जरूर आ जाएगा, पर प्रॉब्लम का शुरुआत कहाँ से हो रहा है उसे देशवासी, पॉलिटिशियन और हमारे जो सुप्रीम कमांडर है उनको समझना होगा, क्योंकि ये मामला देश के सिक्योरिटी का है। अभी कुछ दिन पहले से एक वीडियो वायरल हो रहा था जो जनरल बीके सिंह साहब का है। इसके बाद तो हुआ, जनरल वीके सिंह ने कैमरा बंद करवा दिया जब उनको ज्ञापन सौंपा गया। और बता दें, जब कैमरा बंद कराया गया उसके बाद जो हुआ उसकी कहानी सुनकर आप जनरल वीके सिंह से बहुत नाराज हो जाएंगे। जो भी पूर्व सैनिक JCOR हैं, पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उन्होंने कैमरा बंद कराने के बाद कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको पहले से ही JCOR को 97% फंड मिला है OROP में, और ऑफिसर को केवल 3% मिला। साहब ने ज्ञापन लेने से ही मना कर दिया था। उसके बाद ज्ञापन तो उन्होंने ले लिया, लेकिन बोले हैं कि आपकी जो ये मांगे हैं ये नाजायज हैं, जायज नहीं। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक ही ख्याल आता है, जब मैं ट्यूशन पढ़ता था तो उस टाइम मेरा जो इंग्लिश टीचर था वो एक बात हमेशा बोला करता था जब हम गलती करते थे, तो वो बात मुझे इस वीडियो को देखने के बाद वो बात मुझे याद आ रहा है। हिस्ट्री नेवर रिपीट्स इटसेल्फ बट मैन ऑलवेज डज, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आदमी अपनी इतिहास से, मतलब अपनी हिस्ट्री से कोई सिखलाई नहीं लेता। अभी जो ये OROP वाला प्रॉब्लम हुआ है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। इसके लिए हमारे इंडिया का जो रूलिंग प्रोसेस है वो समझना होगा, तो आप लोगों को भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्व कहां से होगा और कैसे होगा।
इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे रूल कौन करता है? रूल करता है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन कैसे बनता है? पॉलिटिशियन बनता है इलेक्शन के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से नेता चुना जाता है या पॉलिटिशियन चुना जाता है। और इंडिया का टोटल एक्स सर्विसमैन कितना है? टोटल एक्स सर्विसमैन ऑलमोस्ट 3.2 मिलियन। 3.2 मिलियन, उसके साथ अगर डिपेंडेंट काउंट कर ले तो वो ऑलमोस्ट मल्टीपल 3 हो जाएगा। मतलब आप समझ ही सकते हो कितना होगा। 3.2 को अगर 3 से भी मल्टीपल कर दे तो 9.6 मिलियन। 9.6 मिलियन मतलब 96 लाख वोटर है एक सर्विसमैन के पास। अगर ये 96 लाख वोटर अगर चाहे तो किसी भी स्टेट का सरकार को गिरा सकता है और बना सकता है। हमारे देश में जो भी कानून बनता है कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में बनता है। जो भी नियम बनता है कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में बनता है, इलेक्शन के थ्रू। और बनाने वाला पॉलिटिशियन ही होता है। बट एक बात ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ऑफिसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी हो ऑफिशियली कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ये बात तो साफ है कि ऑफिसर और वर्ड्स में फिक्सन पहले भी था, अभी भी है। हाँ, पहले से कम हुआ है लेकिन है पक्का, ये बात तो कन्फर्म है। यकीन नहीं हो रहा ना, राइट। फौज को जब तक प्रूफ ना दो तब तक वो यकीन नहीं करता। चलो आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ। आप लोगों को नियोमा वाला कांड याद है ना, जो 10 मई 2012 को नियोमा में हुआ था? वो बात तो आप लोगों को याद होगा। 226 फील्ड रेजिमेंट के 4 अफसर, 17 जेसीओ और 147 वर्ष का कोर्ट मार्शल हुआ था, इंक्लूडिंग कमांडिंग अफसर कर्नल पी कदम। और प्रूफ देता हूँ आप लोगों को। यह है मेजर गौरव, जो कुमाऊं रेजिमेंट से रिटायर्ड अफसर है। ये भी यूट्यूब में बोलता है, बहुत अच्छी अच्छी बात बोलता है, मोटिवेटेड बात बोलता है, और क्या फैक्ट हो रहा है इंडिया में उसके बारे में बोलता है। लेकिन कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि गौरव साहब ने ओआरओपी के लिए बोला है या ओआरओपी के लिए कोई कमेंट्स किया। अगर करेगा भी कमेंट्स तो डिप्लोमेटिक कमेंट करेगा, किसी के अगेंस्ट भी नहीं और किसी के फॉर में भी नहीं। और एक बताता हूँ, आपने मेजर जनरल जीडी बख्शी का नाम सुना होगा। साहब भी यूट्यूब में बहुत बोलता है। चाहिए मुझे खासकर पाकिस्तानी चाहिए जो बिना वीजा, बिना पासपोर्ट मेरे देश में आए हैं। ये कोई रंडी गाना है? ये कोई रंडी गाना है? नहीं आ सकते तुम मेरे घर में बगैर पासपोर्ट, बगैर वीजा। आओ तो सालों तुमको बचाएंगे, गाड़ के रखेंगे। कभी भी बख्शी साहब ने ओआरओपी के लिए बोला? नहीं बोला, बोलेगा भी नहीं। तो इतने में तो आप समझ गए होंगे, जिस दिन कोई वार्स मंत्री बन के पार्लियामेंट में आ गया उस दिन आप लोगों के सभी बात सुना जाएगा। और यही सच्चाई, यही फैक्ट है। आप लोगों को ये बात मानना पड़ेगा। बाकी आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही समझदार है। आप लोगों ने देश के लिए लड़ा है तो इतनी बात तो आप खुद समझ ही सकते हो। हाँ, ये वीडियो मैं किसी को भड़काने के लिए या कुछ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये बस एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अभी जो मोदी सरकार है मैं इसके खिलाफ या अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल ही नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों ने जो भी 2010, 2008, 2006 में आरआर में सर्विस किया, उनको सबको पता है कि आरआर में क्या होता था। आरआर में जो बुलेट प्रूफ जैकेट था, जो हम 2 प्लेट लगाते थे आगे और पीछे, ये हमारे को पहले 8 केजी का प्लेट मिलता था, 8 केजी आगे और 8 केजी पीछे। तो वो प्लेट लगा के हमारे को मिलिटेंट के खिलाफ जाना पड़ता था या मिलिटेंट के खिलाफ लड़ने के लिए जाना पड़ता था। तो आप लोग समझ सकते हो 16 केजी ओवर वेट लेके पहाड़ी में मिलिटेंट के खिलाफ लड़ना या टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन करना कितना खतरनाक होता था या कितना रिस्की होता था। अभी आप लोगों को जो प्रेजेंटली पता है कि
अभी आप लोगों को प्रेजेंटली जो पता है कि टाटा का जो प्लेट आ गया वो बहुत ही हल्का है और सभी जवान के पास अवेलेबल है, लगभग सभी जवान के पास है। लास्ट जब आरआर में था 2016-17 में, उस टाइम मैं देखा था हर एक जवान के पास जो लाइट वेट बुलेट प्रूफ प्लेट है वो सबके पास है, जिसका वजन लगभग 250 ग्राम होता है। और J&K का जो दो नया स्पेशल एक्ट का धारा 370 और 35 अल्फा, ये दोनों को भी हटाया गया है, जबकि इतने साल से देश आजाद होने के बाद से लेके अभी तक वो नहीं हटा था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद वो हटा था। तो इसलिए मैं बहुत ही थैंक्सफुल हूँ मोदी सरकार के प्रति। तो इससे क्या होता है, इसमें अगर हमारे द्वारा आरआर में किसी सिविलियन को अगर बाय एक्सीडेंटली भी गोली लग जाता है तो वहां से पोस्टिंग आने के बाद भी हमारे को जम्मू एंड कश्मीर के कोर्ट में जाना पड़ता था, वो केस लड़ने के बाद। इवन रिटायर होने के बाद भी हमारे को J&K जाना पड़ता था उस केस के लिए जिसका कोलैटरल या हमारे अनचाहे एक्सीडेंटली किसी को गोली लग गया तो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, धारा 370 हट गया, 35 अल्फा वो भी हट गया। वहां पे फौज का ऑपरेशन करना या कुछ करना, एक्टिविटी करना बहुत ही आसान हो गया। तो मैं मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि वार ओपी में जो प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे नेक्स्ट जो एक्स आर्मी आएगा उनको ये प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गया तो मुझे माफ कर देना। पहले जो PM होता था, इंडियन आर्मी के ऊपर अगर पाकिस्तानी अटैक कर देता या उसके ऊपर उसको मार देता था या कहीं बम ब्लास्ट होता था, तो पहले PM क्या करता था, उनको कड़ी भाषा में निंदा करता था। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद एक्शन होता है, जैसे आप लोगों को पता है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो इससे जवान का मोरल बहुत ही अप होता है। तो मैं मोदी सरकार के खिलाफ बिल्कुल ही नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, अगर सरकार को हमारे को MSP देने से देश खतरे में आ जाता है तो हम सभी एक सर्विसमैन पूरे MSP छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात तो कुछ और ही है, जो कभी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता है, जो कभी राइफल नहीं उठाता है, जो मिलिटेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है, वो MNS तक हमारे से ज्यादा MSP ले रहा है। ऑफिसर भी हमारे से ज्यादा MSP ले रहा है, MNS भी हमारे से ज्यादा MSP ले रहा है, तो हम क्यों नहीं? मेरा सवाल यहाँ पे है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए छोटा सा काम है, लेकिन मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही मदद मिलता है। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।